नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा वर्ष 2022 के ऊपर, और अब कुछ ही दिनों के बाद इस वर्ष का अंत होने वाला है, फिर हम नए वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। तो पिछले साल वर्ष 2022 में देश में और दुनिया में क्या क्या कुछ घटनाएं, प्रमुख इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी, जिसके बारे में एक चर्चा आवश्यक है। और फिर उसके बाद 2023 में जो नया वर्ष होगा, इस उम्मीद के साथ कि नया वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, हमारे पूरे मानव समाज के लिए, पूरी मानव सभ्यता के लिए क्या क्या चैलेंजेज हैं इसके ऊपर में। तो पहले हम एक चर्चा करेंगे बीते हुए साल के बारे में। बीते हुए साल में पूरे दुनिया में कई घटनाएं घटी। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 2020 में कोरोना आया था, उस पर जो कर्व थे वो हटा लिए गए। मैंने जो भी उसके ऊपर लोगों को जो सीमाएं बांधी गई थी कि आपको घर में रहना है, लॉकडाउन था, वो सब कुछ लिफ्ट कर लिया गया। इकोनॉमी भी पटरी पर आने लगी। लेकिन अभी ये चल ही रहा था कि 2022 में एक और घटना घटी। वो घटना यूक्रेन और सोवियत रशिया में जो वार हुआ, सोवियत यूनियन, पुतिन के सोवियत रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, और जिसके चलते पूरे के पूरे दुनिया में गैस की कमी और खाने पीने के सामान की कमी होने लगी। और पूरा का पूरा दुनिया, जो अभी कोरोना के आर्थिक संकट से उबर भी नहीं पाया था, और अभी एक दूसरी उसका दूसरा प्रेशर आ गया, वो महंगाई का, जिसके चलते पूरी के पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इन्फ्लेशन का शिकार नहीं हुआ। और इन्फ्लेशन अभी भी इससे पूरी दुनिया निपट नहीं पाई है। इसलिए कि तकरीबन 2 साल का कंप्लीट लॉकडाउन की सारी की सारी आर्थिक गतिविधि पूरे दुनिया में बंद सी हो गई थी, स्थगित हो गई थी। वर्ल्ड बैंक से लेकर के IMF ने तो पहले ही अपना असेसमेंट दिया था। तो ये इन्फ्लेशन से अभी भी लोग जूझ रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि जब महंगाई होती है तो उससे आम आदमी सफर करता है। तो एक जो अच्छी खबर कही जा सकती है वो ये है कि लैटिन अमेरिका में कई घटनाएं घटी। उसमें अगर आप देखेंगे पूरे ब्यौरा सिलसिलेवार ढंग से, तो आपको लगेगा कि वामपंथी विचारधारा फिर से उभर करके लैटिन अमेरिका में इमर्ज कर रही है। मैं बाकी लोगों के बारे में तो बात नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे रिसेंट एक घटना घटी वो लैटिन अमेरिका कंट्री ब्राजील में, जो सबसे बड़ा कंट्री है, वहाँ पे जो पहले एक बहुत ही लेफ्टिस्ट लीडर हुआ करता था, जिसको नाम लूला डी सिल्वा के नाम से जाना जाता है, जो जेल में बंद था, जिसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस थे, वो फिर से सत्ता में वापस आ गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस शख्सियत ने, इस व्यक्ति ने, लूला ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने चैलेंजर को हराया। कम मार्जिन था, लेकिन लूला ने अपने प्रतिद्वंदी बोल्सोनारो को हरा करके सत्ता काबिज कर लिया है। बोल्सोनारो के बारे में एक लाइन बताना बहुत जरूरी है। ये बोल्सोनारो वही हस्ती हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि लैटिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है। बिल्कुल राइटिस्ट उनकी विचारधारा, और वो किसी भी की ये कोविड या फिर पर्यावरण में कोई गड़बड़ी आ रही है मानने के लिए तैयार नहीं थे। और इसी तरह के कई और जो तरह की कंट्रोवर्सी में उनका नाम आता था। उसी तरह से एक बहुत ही बड़ी घटना घटी ईरान में। ईरान में जो इस्लामिक रूल है, तो इस्लामिक रूल के खिलाफ जो वहाँ आंदोलन शुरू हुआ, वो पूरे दुनिया में सब लोगों को मतलब आश्चर्यचकित करके रख दिया। हम सब जान रहे हैं किस तरह से इस्लामिक रूल के तहत महिलाओं को सर के ऊपर भी कपड़ा रखना, बुर्का का रिवाज है। लेकिन एक मलासा अमीनी करके लड़की ने जब इस पर विरोध किया, तो उस पर जब उसके साथ जो घटना घटी हम सब लोग जान रहे हैं, और उसकी फिर मृत्यु हो गई। और तब पूरा का पूरा ईरान में माने ऐसा आंदोलन हुआ कि पूरी की पूरी दुनिया देख रही थी। आप एक दो चीज और समझने की कोशिश कीजिए। चाइना में हम देखते हैं कि शी जिनपिंग
बहुत ताकतवर बन के उभरे। उनकी जो 20वीं पार्टी का जो कांग्रेस हुआ उसमें तीसरी दफा उनको पार्टी का चेयरमैन बनाया गया। और अगर हमको और आपको चीन के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी है तो हम सब जानते हैं कि माओ से तुंग जो मॉडर्न चाइना के संस्थापक कहे जा सकते हैं, और उनके बाद अगर कोई शख्सियत माओ से तुंग की तरह इमर्ज करके आया है सर्व शक्तिशाली, वो शी जिनपिंग है। और शी जिनपिंग के इस तरह से ताकतवर होने का बहुत सारा इम्प्लीकेशंस भी है। उन्होंने अपने पार्टी को एड्रेस करते हुए जो उन्होंने मैसेज दिया था वो क्लियर कट वो अमेरिका को चैलेंज कर रहे थे, और वो हर एक जगह दुनिया के हर एक हिस्से में वो अमेरिका के सामने एक जो लग रहा था कि अब कोल्ड वार खत्म हो गया है, वो कोल्ड वार जैसी स्थिति पैदा हो गई है। और इस संदर्भ में एक और घटना घटी ताइवान में। ताइवान जिसको कि चाइना कहता है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत ये चाइना का ही हिस्सा है, एक्चुअली था भी। और जब जो चियांग काई शेक जो माओ और चियांग काई शेक के सेनाओं के बीच जब समर्थकों के बीच जब सिविल वार हो रहा था चाइना में, तो बाद में माओ ने यहाँ पे सत्ता काबिज कर लिया और चियांग काई शेक भाग करके ताइवान चले गए। फिर वहीं पर उनकी सरकार बनी और ताइवान अमेरिका के संरक्षण में है। और उसमें यह घटना आपको याद होगा कि अमेरिकन स्पीकर नैन्सी पेलोसी जब सबके लाख विरोध करने के बाद भी जब वहां पे ताइवान में गई थी तो चाइना ने किस तरह से आक्रामक तेवर दिखाया था। लेकिन यह भी हमको जानना चाहिए कि चीन ताइवान के चारों तरफ जो भी करता रहा, अपना शक्ति प्रदर्शन करते रहा, लेकिन ताइवान पर उसको आक्रमण करने का हिम्मत नहीं हुआ। इतना ताकतवर चीन, तो एक तरफ तो चाइना को देख रहे हैं कि इतना ताकतवर चाइना ताइवान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, और दूसरी तरफ इतना शक्तिशाली रूस जो पुतिन जहां के शासक हैं, राष्ट्रपति हैं, उसने भी एक छोटे से देश यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया और अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण किया, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ नहीं निकल पाया है। मानता हूं कि यूक्रेन का बुरा हाल हो गया है, लेकिन जो उसका राष्ट्रपति हीरो जेलेंस्की है, पूरी दुनिया में हीरो बन के इमर्ज किया है। तो ये ताइवान पर चाइना की जो प्रतिक्रिया हुई और पुतिन का जो आक्रमण हुआ यूक्रेन से, पूरी दुनिया को एक चीज समझ में बात आ गई है कि ये बात अगर कोई ये बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र समझ सकता है, सोचता है कि हम किसी छोटे देश को अपने ताकत का डर दिखा करके उसको अपने अधीन कर लेंगे या उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, तो ये उसकी गलतफहमी है। ये आम लोगों के लिए, आम छोटे से छोटे देश के लिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज के देश हैं, जो शक्तिशाली नहीं है, उनके लिए ये अच्छी खबर कही जा सकती है। हालांकि विश्व शांति के लिए ये बहुत ही ये ट्रेंड अच्छा नहीं कहा जा सकता है। उसके अलावा हमने देखा है कि इंग्लैंड में जो पॉलिटिकल क्राइसिस इमर्ज किया, वो कुछ ही दिनों में फिर प्रधानमंत्री बदले गए और जो प्रधानमंत्री बने वो इंडियन मूल के हैं। ये भी हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर थी। हमने अपने हिंदुस्तान के अपने पड़ोसी देश में पाकिस्तान कई तरह क्राइसिस से गुजरता रहा। वहाँ पे जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के ऊपर जानलेवा हत्या का भी प्रयास किया गया, उनको गोली लगी, फिर वो भी एक बहुत बड़ी खबर थी। पाकिस्तान ऑलरेडी फिनेंशियल क्राइसिस से सफ़र कर रहा है। उसी तरह श्रीलंका का हाल है। श्रीलंका में जो फिनेंशियल क्राइसिस आया वो पूरी दुनिया में खबर बन के छा गया। और हिंदुस्तान का जहां तक सवाल है, नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से जो 2022 ने यह स्थापित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी इस देश में सबसे शक्तिशाली पॉलिटिकल फिगर हैं। जो पिछले कुछ दिनों में ये 3 जगह जो चुनाव हुए, बिहार में असेंबली चुनाव हुआ 3 जगह पे, 3 विधानसभा के लिए, पहले तो 2 विधानसभा के लिए, फिर एक विधानसभा के लिए। तो बिहार में गोपालगंज, मोकामा और अभी एक मुजफ्फरपुर के कंस्टिट्यूंसी में जो चुनाव हुआ, तो पहले 2 विधानसभा के चुनाव पर एक जगह में तो जेडीयू के कैंडिडेट जीत पाए मोकामा से, लेकिन गोपालगंज में जो लालू यादव का घर है वहां पे बीजेपी ने उस सीट को कब्जा कर लिया। और फिर अभी मुजफ्फरपुर के विधानसभा सीट से जो ये
रिजल्ट आया है वो भी नरेंद्र मोदी के लिए और बीजेपी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर कही जा सकती है। और मैंने पहले भी कहा है कि बिहार की जो घटना है वो नरेंद्र मोदी के लिए सबसे अच्छी खबर 2022 का तोहफा लेकर आया है बिहार। वो इसलिए कि सबसे ज्यादा अगर चैलेंज होता 2024 के चुनाव में तो वो काऊ बेल्ट से ही होना था। और बीजेपी के साथ जो नीतीश कुमार थे वो वहां से हट करके उन्होंने फिर से आरजेडी के साथ और बाकी पार्टियों को अपने साथ इकट्ठा करके जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रखा था, तो उसे सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर, हम लोग भी इस बात को समझ रहे थे कि 2024 में मुकाबला मतलब बीजेपी मतलब हिंदू राष्ट्रवाद और सोशल जस्टिस से होगा। तो नरेंद्र मोदी का जो ये बिहार में जो चुनाव हुआ और जो गुजरात में चुनाव हुआ, गुजरात में भी अपार बहुमत से नरेंद्र मोदी विजय हुए और अकेले वहां गुजरात का जो चुनाव है वो नरेंद्र मोदी के मतलब ये क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये जो घटनाएं घटी हैं, ठीक है एमसीडी का चुनाव अरविंद केजरीवाल के हक में गया है, वो बीजेपी के लिए झटका था, लेकिन मिला जुला करके अगर हम ये देखें कि 2024 में क्या मतलब इमर्ज करता है सिनेरियो हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में, तो लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई दूसरा चैलेंज, सीरियस चैलेंज अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। राहुल गांधी पदयात्रा पर हैं, आज वो दिल्ली भी पहुंच गए हैं और लोग उनके ऊपर में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये वो एक दूसरे तरह का माहौल है। देखना यह है कि 2024 में क्या होता है, लेकिन फिलहाल इस बात में कोई दो मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी काफी शक्तिशाली बन के उभरे हैं। हिंदुस्तान में कुछ और भी घटनाएं घटी। उदाहरण के लिए एक बहुत ही प्रखर और मुखर टीवी चैनल एनडीटीवी जो सत्ता के खिलाफ बोलता था, जो असूलों का टेलीविजन कहा जाता था, उस पे अडानी का आधिपत्य हो गया। और आज जो उसके जो संस्थापक एनडीटीवी के संस्थापक थे प्रणय रॉय और राधिका, उनकी जो चिट्ठी से पता चलता है कि अब बिल्कुल उसके एनडीटीवी में का जो मेजर शेयर है उस पर अधिकार अडानी का हो गया है और बहुत 4-5% ही शेयर अब प्रणय रॉय के पास भी रह जाएगा। तो इस माहौल में जब पूरे का पूरा माहौल बीजेपी के पक्ष में बोल रहा है, उस समय एक सत्ता के खिलाफ बोलने वाला एक चैनल जो था वो अब शायद कमजोर पड़ जाएगा। तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो आज सत्ता में भी लोग हैं वो भी कहेंगे कि डेमोक्रेसी को अच्छा फंक्शनिंग करने के लिए एक विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। तो हमने ताइवान को लेकर के और उसके बाद यूएस चाइना में जो रिलेशन इमर्ज किए, तनाव दिखाई पड़ा, वो भी हम देख रहे हैं। और चीन में शी जिनपिंग इमरजेंस से और यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे शक्तिशाली पॉलिटिशियंस होने से ये हमारा जो बड़ा टेंशन है वो एक बार फिर खबर में रहा। तवांग पर जब चाइनीज और इंडियन सोल्जर्स के बीच झड़प हुई तो वो काफी दिनों तक खबरों में रहा और अभी भी उसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो हम जो देख रहे हैं कि 2022 में जो दो तीन इंपॉर्टेंट जो चैलेंजेस बन के उभरा, एक तो मैंने कहा कि इन्फ्लेशन से आम लोग उससे उबर नहीं पाए और कई जगह तनाव का माहौल रहा जिससे विश्व शांति पर खतरा दिखाई पड़ रहा था। कुछ अच्छी भी खबर आई जिसके बारे में मैंने चर्चा किया है। अब अगर हम 2023 की ओर रुख करें तो फिर क्या इमर्ज करता है। जो पॉलिटिक्स है वो तो सब उसके बारे में मैंने चर्चा कर दिया है, लेकिन मानव सभ्यता के लिए, मानव मतलब समाज के लिए जो सबसे बड़ा दो चैलेंज हमको दिखाई पड़ रहा है 2023 में, वो एक तो जो चीन में खबर आ रही है कि फिर से जो चाइनीज ब्रांड है, अलग तरह का एक कोविड की बीमारी फिर से पनप रही है। जो आज मैंने देखा गार्जियन अखबार में कि एक शहर में 500,000 मतलब 5 लाख लोग रोज कोविड के शिकार हो रहे हैं। तो ये और इतना ये फास्ट है, इसका जो इन्फेक्शन है वो इतना इसकी जो मोबिलिटी होगी इस बीमारी की इतनी ज़्यादा होगी कि लोग पूरी दुनिया सहमी हुई है। और ये बीमारी सिर्फ चाइना ही में नहीं है, ब्राज़ील में है, अफ्रीका, कई देशों में ये फैल चुकी है। हिंदुस्तान में भी एक डर का माहौल लोग सहमे हुए हैं और सरकार चिंतित है। प्रधानमंत्री ने रिव्यू भी किया था, अरविंद केजरीवाल ने भी रिव्यू मीटिंग किया था और लोगों को कहा जा रहा है कि आप
सतर्क रहिए, मास्क पहन के चलिए। और एक और जो चैलेंज है जो मैं देख रहा हूँ वो पर्यावरण से रिलेटेड है। पर्यावरण को हम लोग अभी तक इग्नोर करते आ रहे। 2022 में जिस तरह की घटना घटी कि जो देश, जो इलाका ठंडा हुआ करता था, वहाँ गर्मी, वहाँ पे लू चल रहा, वहाँ पे वाइल्ड फायर दिखाई पड़ रहे हैं। और जो जहाँ पे एकदम उल्टा पुल्टा सा हो रहा है, जो लोग आप अनएक्सपेक्टेड वातावरण, मतलब क्लाइमेटिक चेंज दिखाई पड़ रहे हैं। जब पानी पड़ रहा है तो लगातार पानी पड़ रहा है, ठंड हो रही है तो लगातार ठंड हो रही है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इससे निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि आने वाला वर्ष भी पर्यावरण के लिए जबकि कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अमेरिका जो रिच नेशंस हैं वो भी अभी मन नहीं बना पा रहा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को हेल्प करने के लिए इकोनॉमिकली, जिससे कि वो क्लाइमेट से जूझने के लिए, क्लाइमेट का जो चैलेंजेज है उसे जूझने के लिए अपने को तैयार कर पाएं। तो लगता है कि आने वाले दिनों में क्लाइमेट का जो चैलेंज रहेगा हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। और इकोनॉमी जो हम अभी भी इन्फ्लेशन से नहीं उबर पा रहे हैं, और जब चीन की बात आ रही है कोविड को लेकर के, तो फिर कहीं ऐसा नहीं है, चारों तरफ चर्चा हो रही है कि आप फिर से लॉकडाउन हो जाएगा। लोग सहमे हुए हैं, खास करके वो लोग, आम लोग जो विक्टिम हुए हैं उससे, वो सहमे हुए हैं। तो कोविड, क्लाइमेट क्राइसिस और ये जो दो मुद्दे हैं वो सबसे बड़े मुद्दे मुझे लग रहा कि आने वाले दिनों में ये दो इंपॉर्टेंट चैलेंज रहेंगे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। तो आप लोगों को नए वर्ष की एक शुभकामनाओं के साथ आज मैरी एक्समस कहना चाहता हूं, और इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं। जब अगली बार मिलूंगा तो किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।